हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इसके अलावा इंटरपोलेशन एंड टू वे बाइंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। हम राइट क्लिक करा, न्यू पे गए, हमने एक फ़ोल्डर बना लिया, एंगुलर कोर्स नाम से बना लिया, आपकी मर्ज़ी किसी भी नाम से बना लें। इसके अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे। जब ओपन विद कोड कर लेंगे तो टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ng न्यू और अपने पास एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लासेस नाम से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मुझे मना कर रहा है कि भाई आप क्रिएट नहीं कर सकते इसके अंदर प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी पावरशेल में मसला करते तो ng न्यू और मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्लासेस। देखिए इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, एंटर दबा के यस कर दिएगा। तो अभी ये थोड़ी देर में इस प्रोजेक्ट को पूरा इंस्टॉल कर देगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, तो इस क्लासेस नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास जो डेटा मौजूद होता है वो सोर्स के अंदर होता है, जहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा होता है। तो ये ऐप नाम के कंपोनेंट के अंदर एक HTML की फ़ाइल होती है, जो उसके अंदर जो लिखा हुआ होता है वो हमारे पास वेबसाइट में शो हो रहा होता है। मैं आज अपनी वेबसाइट को रन भी कर लेता हूँ। तो अभी जो है मैं मेन फोल्डर के अंदर नहीं हूँ जिसका नाम क्लासेस है, तो मुझे इसके अंदर आना है। तो CD और अपने फोल्डर का नाम लिखूँगा। मैंने यहाँ क्लासेस रखा था तो मैंने क्लासेस लिखा, एंटर दबाया और जैसे एंटर दबाया तो मैं क्लासेस नाम के फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ng सर्फ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये रन हो जाएगा, यस दबा देना है और ये हमारे पास रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रन होने पर हमें एक लिंक देगा जिस पर हम क्लिक करने पे अपनी वेबसाइट को इजीली देख सकेंगे। आपके सामने जो ये कुछ इस तरह से आउटपुट अभी लेकर आएगा। देखिए आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है तो वो इसके ज़रिए आ रहा है। मैं अगर इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ और यहाँ पे H1 से लिख दूँ माय फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे वही मेरा माय फर्स्ट पेज दिखेगा। ये सब चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें होता है कि देखिए आपका जो HTML की फ़ाइल है तो साथ में आपके पास TS की फ़ाइल भी है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अक्सर देखें यहाँ पे हमारे पास एक टाइटल नाम का वेरिएबल पहले से बना के दिया हुआ है जिसका नाम क्लासेस है। आप इसको मिटा के आप कुछ भी और भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पर्सन नेम और मैंने पर्सन नेम नाम से वेरिएबल बना लिया और मैंने बोला कि भाई इसमें लिखा हुआ होगा अहमद। ठीक है, तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, अब मुझे HTML फाइल में इसको एक्सेस करना है। तो बहुत इजी है, आप इधर आएंगे, आपको जिधर भी इसको एक्सेस करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे H1 से एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम। ये मेरी नॉर्मल HTML है, एम्प्लॉय नेम। और मैं चाहता हूँ इसके आगे जो है ना, वो जो वेरिएबल में मैंने नाम स्टोर करवाया था पर्सन नेम, वो यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डालूँगा डबल और उसमें उसका वेरिएबल का नाम डालूँगा पर्सन नेम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इंटरपोलेशन है कि आपने एक वेरिएबल को TS की फाइल से HTML में पास आउट करा दिया। तो देखिए अहमद आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी वेरिएबल्स बना सकता हूँ। अच्छा, हम जब टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख रहे होते हैं तो हमको टाइप्स बताना भी ज़रूरी होता है। जैसे भी स्ट्रिंग है तो मुझे बताना चाहिए कि भाई ये स्ट्रिंग है, ताकि इससे जावास्क्रिप्ट को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसकी यहाँ पे लिख दूँ सैलरी। ठीक है, और सैलरी मैंने बता दी भाई ये नंबर है, सही है, और मैंने साथ में इसकी सैलरी लिख भी दी। सही है। तो अगर मुझे इस वर्ड वेरिएबल को भी यूज़ करना है तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ एम्प्लॉय सैलरी। सही है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी। जो मैंने वहाँ वेरिएबल का नाम रखा था वही मैंने इधर रखा है।
ताकि इजीली जो है मेरे पास आउटपुट आए। तो देखिए आ रहा है, ठीक है। तो ये तो इंटरपोलेशन हमारा एंड हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे। अब प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या है? देखिए हर चीज़ के अंदर एट्रीब्यूट होते ही होते हैं। वो बॉक्स हो, वो आपके पास इनपुट बार हो, तो उसमें एट्रीब्यूट्स होते ही होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इमेज तो नहीं, इनपुट बार है हमारे पास। तो इनपुट बार में हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल्ड, सही है। और हम आगे डिसेबल के अंदर ऑप्शन देते हैं कि ट्रू या फॉल्स। अगर मैं ट्रू लिखूंगा तो ये बटन जो है मेरे पास, ये इनपुट बार जो है ये वो डिसेबल्ड हो जाएगी, यानी इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख सकता। और अगर मेरे पास इसमें फॉल्स लिखा होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉल्स। तो अभी भी मैं इसके अंदर नहीं कुछ लिख पा रहा। मैं इसको ऐसे करता हूँ, अभी भी इसके अंदर हम कुछ नहीं लिख पा रहे, तो कुछ इश्यू हुआ है इसके अंदर। तो मैं इसको डिसेबल ट्रू करा हुआ था मैंने, अब इसको फॉल्स करता हूँ, फॉल्स। तो ये हमारे पास जो है फॉल्स पे भी ऑप्शन नहीं दे रहा। अच्छा, अभी मैं अगर इसको हटा दूँ तो फिर शायद हमें ये लिखने का ऑप्शन दे। अभी भी लिखने का ऑप्शन नहीं दे रहा, यानी इधर कोई इशू है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी इस तरह से हो जाता है, तो इसका आसान सा ये कि आप कंट्रोल सी दबा के सर्वर से बाहर आ जाएं और सर्वर को वापस से रन कर लें। ये कभी कभी आपके सिस्टम में इशू आएगा, क्योंकि आप जैसे आते अभी डेवलपमेंट मोड में, तो वो चीज़ों को सेव करने में थोड़ा टाइम लगा देता है। तो अभी मेरी देखिए अब सही हो गया है, ठीक है। अब लिख भी पा रहे हैं आप, पहले उस वजह से था। तो ये भी आपको एक ट्रिक पता चल गई। अभी मैं डिसेबल लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं ट्रू, तो फिर ये मेरे को नहीं लिखने देगा। के अंदर ट्रू लिख दूं तो ये मुझे नहीं लिखने देगा, और अगर मैं इसके अंदर फॉल्स लिख दूं तो ये मुझे लिखने देगा। तो ये है एट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखो ये वापसी से उस तरह से हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल सी करके एक दफ़ा वापस से रन कर लेता हूँ, ताकि मसला ना हो। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो डिसेबल फॉल्स है हमारे पास। इसके अंदर एक डिसेबल हो सकता है ये, अब सही। डिसेबल नहीं है, डिसेबल है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एट्रीब्यूट तो हमारे पास है मौजूद। अब हमें क्या करना है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है हमें यहाँ से चेंज नहीं करनी, अब हमें इसको टीएस की फाइल से चेंज करना है। तो ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब जो है ये पार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बना रहा हूँ, रिज़ल्ट नाम से बना दिया मैंने, रिज़ल्ट, सही है। तो मैंने रिज़ल्ट नाम से एक वेरिएबल बना दिया, रिज़ल्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई फॉल्स या ट्रू लिख दिया, पहले से फॉल्स तो है वो। अब मैंने यहाँ जो ट्रू लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये ट्रू वहाँ पास हो जाए, ठीक है। इसको मैं डबल कॉमा से लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये वहाँ पास हो जाए। तो देखिए यहाँ तो नॉर्मल था कि H1 के अंदर हमने डबल कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं डाल सकते। तो एट्रीब्यूट में आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, कि आपने इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और आपने इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और इधर बस आपको वेरिएबल का नाम पास करना है जो आपने वहाँ रखा है। तो मैंने रिज़ल्ट रखा है, जैसे मैंने यहाँ रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल पास करा दिया, बस इतना सा काम करना है। तो ये आगे वो हो गया। अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करूँगा फॉल्स, तो फिर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे वो ऑन हो जाना चाहिए। अच्छा, ये नहीं हुआ, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हम डिसेबल लिखा हुआ है, इसको डिसेबल करते हैं, तो ये इशू दे रहा है। डिसेबल्ड ही सही है, लेकिन रिज़ल्ट में हम फॉल्स लिखते हैं, तो ये हमें क्यों इशू देता है। तो हम बगैर कॉमास के फॉल्स लिख के देखते हैं, फिर हम देखते हैं अगर हाँ डबल बगैर कॉमास के फॉल्स लिखेंगे तो बिल्कुल सही है, और बगैर कॉमास के हम लोग ट्रू भी लिख के देखते हैं कि ट्रू लिखने से हमारे पास ये हाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम ट्रू भी लिखेंगे, ट्रू, तो मेरे ख्याल से ये अब नहीं हो रहा। तो देखा हमने किस तरह से इधर से वैल्यू जो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग के ज़रिए हमने एट्रीब्यूट तक पहुँचाई।
अब तीसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, तो इवेंट बाइंडिंग में क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे एक बटन है और इस बटन में लिखा हुआ है शो शो मी अलर्ट। ठीक है, अब बटन तो है, अब यहाँ बटन पे आ रहा है, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऊपर से अलर्ट आए लेकिन पेज रिलोड ना हो। ठीक है ना, तो हमें ऑन क्लिक लगाते थे, याद होगा आपको जावास्क्रिप्ट में, अगर आपने सीखे तो जैसे क्लिक करते तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आपके पास आप कोई भी इवेंट चला देते हैं, फंक्शन चला देते हैं। अब आप हर दफ़ा ऑन क्लिक कैसे लिखते थे, लेकिन एंगुलर बताए आप ऑन नहीं लिखो, आप सिर्फ लिखो क्लिक। सही है, लेकिन राउंड ब्रैकेट्स में, और फंक्शन का नाम दे दो। तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, शो दे दिया, मैंने शो नाम का फंक्शन का नाम दे दिया। अभी शो नाम का फंक्शन आपने यहाँ जब बनाया है तो उसको आपको वहाँ बना के दिखाना भी पड़ेगा। इसके अंदर मैंने क्या करा, शो नाम का एक फंक्शन बना लिया। सही है, और इसके अंदर मैंने बोला कि भाई अलर्ट दिखा दो। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, इसने लिखा हाँ हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन नहीं चलेगा ऑटोमेटिक, तो देखिए नहीं चल रहा, लेकिन जैसे बटन पे क्लिक करूँगा तो हेलो स्टूडेंट्स आया और पेज भी रिलोड नहीं हुआ। देखिए आप नॉर्मल आप देखेंगे तो पेज वगैरह रिलोड होते हैं आपके, तो ये भी फ़ायदा है। तो यहाँ पे देखिए हमने किस तरीके से इवेंट बाइंडिंग कर लिया, यानी आपको कोई भी इवेंट लगाना है तो बस ऑन क्लिक है, ऑन इनपुट है, ऑन चेंज है, तो ऑन ना लगाए, बस क्लिक लिख दें और ब्रैकेट डाल दें, यानी ऑन चेंज है तो सिर्फ चेंज लिख दें। अच्छा, ये हो गया हमारे पास इवेंट बाइंडिंग। अब आ जाते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग पे। टू वे डेटा बाइंडिंग में आपके पास कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी टीएस फाइल में एक मॉड्यूल ऐड कर लेना है इंपोर्ट्स के अंदर, उसका नाम है फॉर्म मॉड्यूल। इसमें आप फॉर्म से रिलेटेड जो है वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और एक कॉमन मॉड्यूल जिसके बेसिक मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि कोई भी बंदा यहाँ पे इनपुट में कुछ लिखे तो H1 में ऑटोमेटिक दिखे लेकिन पेज रिलोड ना हो। तो अभी मैं डिसेबल वगैरह हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया है, और कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा है ng मॉडल। ठीक है, ng मॉडल से क्या होगा हमारे पास, ये मेरे ख्याल से पूरा एक साथ आ गया है। मैं सिर्फ ng मॉडल भी रखूँगा तो मेरा सजेशन आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। तो मैं यहाँ पे ng मॉडल लिखता हूँ, अभी नहीं आ रही, ng मॉडल। वाह भाई, पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा। सही है, तो देखिए हमारे पास ये ng मॉडल तो आया, लेकिन ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गए एंड और एंड। ठीक है, अब ng मॉडल में मैंने कोई भी वेरिएबल बना लिया, बाइंडिंग नाम का जैसे वेरिएबल बना लिया। अब ये बाइंडिंग नाम का जो भी वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, इधर मुझे बताना ही पड़ेगा कि भाई इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। तो मैंने बोला भाई बाइंडिंग नाम के वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू जो है वो खाली है, यानी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसको H1 की जगह पे मैं दिखाऊंगा, यानी जब भी मैं इनपुट में टाइप करता रहूँ तो वो यहाँ पे इसका आउटपुट आता रहे। मैंने बाइंडिंग को यहाँ पे आउटपुट में ले आया। इससे पहले मैं लिख भी देता हूँ डबल कैटिवेट से पहले आउटपुट। ठीक है, तो अब होगा ये हमारे पास, यहाँ पे कोई मसला आ रहा है हमारे पास शायद, बाइंडिंग और TST फाइल में हमने बाइंडिंग दिया है, और ये मैंने बोल दिया भाई स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये खाली होता है शुरू में, इनको थोड़ा सा कट, मैंने कंट्रोल C दबाया, ng सर्व कराए, देखूं क्या एरर आ रहा है, या रन कर जाएगा या तो एरर दिखाएगा। नहीं, आप सही रन कर गया है, तो रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा हेलो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है।
और पेज भी रिलोड नहीं हो रहा, देखें। तो इसको कहते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। सही है। तो 4 टॉपिक हमने कवर करें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।